चलिए अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले अंक के बारे में देखेंगे। और अंक क्या होता है? इस अंक को डिजिट कहते हैं। डिजिट, अंक को क्या कहते हैं? डिजिट। डिजिट क्या है तो कहेंगे कि 0 से 9 तक, 9 तक को अंक कहा जाता है। अंक कहते हैं, कहते हैं। तो देखिए 0 से 9 तक के जितना भी होगा अंक होगा, और इस अंक से संख्या का निर्माण होगा। और ये अंक जो खोजा, ये कैसे कैसे हुआ इसका खोज, उसको बारे में हम लोग समझते हैं कि इसको हिंदू अरबी संकेत भी कहा जाता है। हिंदू अरबी संकेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू के लोग जो है इसे एक खोजा, और जो अरब के लोग था उन्होंने जो है उसका प्रचार प्रसार किया, इसीलिए इसे हिंदू अरबी संकेत भी कहा जाता है। यानी 0 से 9 तक के अंकों को हिंदू अरबी संकेत भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है। यह बात को जो है याद रखना, 0 से 9 तक के अंकों को हिंदू अरबी संकेत भी कहा जाता है। एक होता है रोमन अंक, रोमन अंक, रोमन अंक डिजिट या रोमन न्यूमरल्स। कई रोमन अंक क्या होता है तो जितना भी प्रकृत संख्या है उसका एक अलग जो है दूसरे देशों में जो उसका नाम दिया गया, जिसको रोमन अंक कहा जाता है। रोमन अंक केवल जो है नेचुरल नंबर का ही होता है। एक लड़का एक बार हमको से पूछ रहा था कि 5.386 का सर रोमन अंक बताइए। इन बताता मेरे मूर्ख कहा कि प्राकृत संख्या का केवल रोमन अंक होता है, दशमलव वाला का रोमन अंक नहीं होता है। तो कह रहा है कि वो सर बताए हैं, तो जो सर के हमारा लेके आना, तब जो है बताएंगे कि रोमन अंक कैसे कहाँ से बना। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा धर्म में नहीं रहना कि दशमलव वाला रोमन अंक होता है, नहीं होता है। रोमन अंक में प्रायः जो है इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला आई को, और दूसरा दो आई रहेगा यानी आई रहेगा, और फिर भी, उसके बाद एक्स, उसके बाद एल, सी, डी, एम, एम जी, एम जी नीचे लिख दे छोटा छोटा आई, उसके बाद बोलो बी, एक्स, एल, सी, डी, एम, एम जी। और इसको इतना दूर तक बता दिए कि इतना तुम लोग भी नहीं जानता। एम जी वाला जानता था? हाँ? कौन कह रहा है कि हाँ? देखो, आई का मतलब होता है 1, भी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000, आई इसका मतलब होता है 10,000। बाकी इससे बड़ी संख्या नोट में, इससे बड़ी संख्या लिखने के लिए, बड़ी संख्या लिखने के लिए, लिखने के लिए इन संकेतों के ऊपर, संकेतों के ऊपर ऊपर बार, यानी कि माथा पर एक पाई खींच देते हैं, लगाते हैं। जैसा अगर मान लेते हैं एम को तो 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 3000 से बड़ी संख्या को लिखना है तो कैसे लिखे, है ना? यानी कि
ऐसा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इससे बड़ी का मतलब हो जाएगा फिर 10,000 9,000, यानी लिख देंगे 3,000 से बड़ी, 3,000 से बड़ी संख्या लिखने के लिए इन संकेतों के ऊपर बार लगाते हैं, लेकिन 10,000 जब आएगा ना तो उसको mg लिख देते हैं। बाकी अगर 8,000 लिखे लगे पा रहा है तो 8 ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर आप बार लगाते हैं इसका मतलब कितना हो गया, मैंने बार लगाते हैं तो उस संकेत को 10 गुना बना, मैंने 1,000 गुणा कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, दिया जाता है। तो समझ लिया कि अगर जो है कोई तो अगर बार लगा देंगे उसका मतलब 1,000 गुना गुना हो जाएगा। इसीलिए अगर 10 लिखना है, 10,000 लिखना है ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसी को mg लिख देते हैं। लेकिन 11,000 लिखना है तो एक साइड करके ऊपर ऐसे कर दो, ठीक है। संख्या इसको बोलते हैं कौन सी, नंबर। कहता है कि दो या दो से अधिक अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 543, 1,223, 5,378, 7,6,3,8,7 इत्यादि। संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार। पहला जो है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे वर्ग करने पर, जिसे वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है निगेटिव नंबर प्राप्त हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कौन ऐसा संख्या है जिसे वर्ग करेंगे तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा। तो माइनस में कोई संख्या रूट के अंदर ले लो, इसको वर्ग करेंगे रूट अंडर -2 के, तो वर्ग करेंगे तो कुछ हो जाएगा -2 आ जाएगा। यही ऐसे वो संख्या है। और रूट -1, माइनस रूट -1 को आई भी कहा जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, आई भी। तो इसीलिए अगर आई आई कौन होता है, अयोटा, रूट अंडर -1 को बोला जाता है आई, आई कौन होता है, अयोटा, अयोटा, ठीक है, अयोटा होता है। तो इस अयोटा वाला जितना भी संख्या होगा ये सब आपका काल्पनिक संख्या होगा। जैसे 2i कह दे या -3i कह दे, आई आई जितना भी लगा रहेगा सब संख्या क्या होगा, काल्पनिक संख्या। क्योंकि आई का मतलब क्या होता है, रूट अंडर -1, दो का, दो आई का मतलब हो गया 2 गुना रूट अंडर -1, है ना। अगर इसको अंदर भेजेंगे अगर तो हो जाएगा कुछ रूट अंडर -4, रूट अंडर -4 हो जाएगा। इसलिए रूट अंडर -4 एक काल्पनिक संख्या है। क्या दूसरा नंबर, वास्तविक, वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। तथा वैसी संख्या जिसे वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जितना भी आप संख्या देखते हैं वो सब के सब जो है वास्तविक संख्या होता है। जैसे में आप 2 को कहें, 3 को कहें, -5/7 को कहें, 10 को, फिर -20 को, रूट में भी जो संख्या होता है हिसाब का सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है। अब वास्तविक संख्या का बहुत सारा प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है रियल नंबर के प्रकार। पहला जो है आपका परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो पहला को समझ लेते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या है, क्योंकि वैसी संख्या जो p बटा वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट वाला जितना भी संख्या होता है उसका तो सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अगर हम बात करें कि √2 -√3, फिर 2√2, 3 + 2√3, इस तरह का जो संख्या होता है 5 -√2, इस सभी के सभी संख्या जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। साथ ही साथ जो पाई होता है, पाई नाम सुनते हैं, एक्सपोनेंट होता है, ये सब जो है क्या है, अपरिमेय संख्या होता है ना। और आगे फिर बताएंगे कि अपरिमेय संख्या जो √2 का है होता है, √2 वैल्यू में बता दें, √2 का जो वैल्यू होता है, हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 2 का, तो 1.414 तो पूरा पूरा कट जाता है, नहीं। आप जो है निकालते हैं तो 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक निकाल के छोड़ देते हैं, तब जाके वैल्यू है 1.414। नहीं तो वर्गमूल निकालो तब, इसके बाद भी जो है और आते रहेगा, विशेष बचल रहता है। तो इसीलिए जितना स्थान तक निकालेंगे बार बार अलग अलग संख्या ही आएगा, तो इसीलिए अलग अलग संख्या आएगा, तो इसको बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर रुक जाता है 1.414, तो इसको लिख सकते थे 1414/1000, इतना लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये और आगे बढ़ते जाता है, जिसके कारण इसे बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए √2 यानी रूट वाला संख्या सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। नहीं तो 2 का वर्गमूल निकाल के देखे ना, 2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, 2 लिख दो, आगे से कर दो, भाग विधि द्वारा, दशमलव देके 0 जग बैठा दो, 2 को जोड़ा जोड़ा कर दो, जय अंक तक निकालेगा ना, उतना अंक तक बार बार अलग अलग जाते रहेंगे। इतने दूर तक अगर निकालना चाह रहे हैं तब कैसे होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, अब 2 से लगाएंगे, एक से लगेगा, एक का एक, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 उतरेगा, 1 1 2, फिर होगा कितना 24 बारी में 24 चौक 96, फिर 4 बच जाएगा, फिर 2 को 0 उतरेगा, फिर 4 4 8 जो भाग विधि द्वारा ऐसे आता है, ऐसे करते रहेगा, जहाँ स्थान तक करेगा तो उतना स्थान तक अलग अलग वैल्यू आते हैं। इसलिए इसका वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता है, इसके कारण जो सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है।
बता, कोई पूछेगा कि रूट 3 जो है काहे अपरिमेय संख्या होती है, नहीं बता देगा। कहेंगे कि पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो कहेंगे एकाची में लिख दिए, √3/8 में लिखा गया। तो कह रहे कदा इतने जब नहीं लिखा जाता तो एक काज लगा रहा है ना। जब ही वाला नहीं लिखा रहा है तो नीचे थोड़ी होगा एक लगा देते। परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर वैसी संख्या, वैसी संख्या जो टी बटा क्यू के रूप में हो, टी बटा क्यू के रूप में हो, जहां पी और क्यू लघुत्तम रूप में हो, लघुत्तम रूप में हो, साथ ही क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। अभी परिमेय संख्या के जैसे में देखें, अगर इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, 5 है तो पांचों के बटा के रूप में लिख सकते हैं, 5/1 इस तरह से। उसी तरह से माइनस भी -1/3, और साथ ही साथ और भी देखें 22/7। जीरो को भी जो है हम परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है। और इस तरह से जो भी बट्टा वाला संख्या होता है ना, 3/9 इत्यादि, हिसाब में है आपका परिमेय संख्या होता है। और यहाँ में बात करें कि दो परिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय, मतलब दो परिमेय संख्या का योगफल भी एक परिमेय होगा। दो संख्या के योगफल, योग कौमा अंतर, अंतर कौमा तथा गुणनफल, गुणनफल तथा नहीं लगाते, कौमा गुणनफल तथा भागफल, ये परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भागा करेंगे, सब स्थिति में क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या के योग, अंतर, गुणनफल, गुणनफल तथा भागफल, तथा भागफल, परिमेय या अपरिमेय, या अपरिमेय दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं √2 और √2 या अपरिमेय अपरिमेय संख्या का जोड़ रहे हैं, तो 2√2 या अपरिमेय संख्या आ गया, है ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या कुछ साथ लगा रहेगा तो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर √2 माइनस √2 कर देंगे तो कौन हो जाएगा, 0। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या। एक परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें और है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय की संख्या का योगफल, अंतर, भागफल, गुणनफल सब के सब अपरिमेय संख्या होता है। यानी जकरा में अपरिमेय संख्या लग गया उस को क्या बना देगा, अपरिमेय। मान लेते हैं अपरिमेय संख्या एगो सरल प्याज है, अगर एगो सरल प्याज है, बढ़िया प्याज के साथ रखो चाहे बढ़िया आलू के साथ रखो, सब के क्या करेगा, सड़ा देगा, है ना। तो उसी तरह से अपरिमेय संख्या है। वो भी लिख लेना कि दो माने एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल सब के सब अपरिमेय संख्या ही होती है। उसको भी लिख के दे रहे हैं।
लिखो चलो ऊपर से तो नहीं लिखा जाएगा इस समय है तो जो भी ढेर मन लिखा है देख यहाँ पे स्टार मार के अगला लिखेंगे कि दो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के योग अंतर गुणनफल तथा भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है अपरिमेय संख्या ही होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले संख्या पत्ती में एक प्राकृतिक संख्या जो है आप लोग को बताएं जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन या स्मॉल एन से सूचित करते हैं। जैसे कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4 5 6 ये सब जो होता है प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या चाहे कोई भी संख्या जो होता है उसको हमेशा मंझली कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है क्योंकि नियम यही कहता है कि कोई भी अगर वेल डिफाइंड अगर समूह है कोई वस्तु है सुपरिभाषित तो उसको हमेशा मंझली कोष्ठ के अंदर लिखे। उसी प्रकार से पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या है तो कहता है इस प्राकृतिक संख्या के किसी एक परिवार में अगर कोई दूसरे संख्या आ जाए और दूसरे संख्या जैसे कि 0 आ जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहता प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं और हूबहू सब जो है प्राकृतिक संख्याओं को उतार देते हैं लेकिन शुरुआत में 0 लगा देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं यानी कि होल नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें कि दोनों संख्या जो है हमेशा पॉजिटिव होता है और ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं और ये है क्या कि वैसी पूर्ण संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो उसे क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं और इसे आई से सूचित करते हैं और आई बराबर यहाँ पे लिख भी सकते हैं माइनस में भी और प्लस में भी माइनस में भी और क्या प्लस में भी यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये दोनों जो है पूर्णांक संख्या होगा। अब इसको देख सकते हैं कि इसको संख्या रेखा पर कैसे जो है हम लोग निरूपित कर सकते हैं। तो ये होता है आपका संख्या रेखा बीच में जो है 0 लिखते हैं इधर में जो है प्लस वाला यानी धनात्मक वाला को लिखते हैं और इधर ऋणात्मक वाला को लिखते हैं और इस प्रकार से पूरे जो है संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। यदि पूर्णांक संख्या को ही संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब इस पूरे पूर्णांक संख्या को अगर हम बांटना चाहें अलग अलग रूपों में तो कुछ ऋणात्मक संख्या होगा कुछ धनात्मक संख्या होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ जो है 4 और कुछ -4 कुछ -2 कुछ +2 यानी कि इसको सम और विषम में अगर बांटे तो एक सम पूर्णांक संख्या होगा इवन इंटीजर नंबर और एक विषम पूर्णांक संख्या होगा यानी ऑड इंटीजर नंबर। तो सपूर्णांक क्या है लेकिन वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए यानी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे जो है हम क्या कहते हैं समपूर्णांक कहते हैं और समपूर्णांक जितना भी है उसको हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। इसमें 0 भी शामिल होगा क्योंकि 0 भी 2 से कट जाएगा। अब परिभाषा कहता है कि जो 2 से कट जाए वो सम होगा तो 0 भी 2 से कट जाता है इसीलिए 0 क्या होगा सम होगा। सब 2 से कट जाता है ये भी कट जाता है तो साथ के साथ जो है सम पूर्णांक होगा।
उसके बाद जो है विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर नंबर तथा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसमें देखें संख्या रेखा पर हम दर्शाए हैं तो इसमें 0 नहीं आया है, इसमें क्योंकि 0 तो पहले रूप में लिखा गया तभी पे कैसे लिखाएगा, इसमें 1 बचल है तो 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9, 11 ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है और इधर वाला ऋणात्मक विषम पूर्णांक। अब देखते हैं उसके बाद जो है अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्रधान संख्या या असंयुक्त संख्या या उसी को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तथा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से न कटे अथवा जिसका केवल 2 गुणनखंड एक और स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 को देखो, एगो 1 से कटेगा, एगो स्वयं से कटेगा। 3 को देखो, एगो 1 से कटेगा, एगो स्वयं से कटेगा। जितना भी संख्या वही है, एक और स्वयं से कटने वाला है। साथ ही साथ ये देखे कि इसका 2 गुणनखंड होगा, तो 2 का 2 गुणनखंड कौन होगा, एगो 1 एगो 2 होगा। 3 का भी जो एगो 1 और 3 होगा, मतलब 1 और स्वयं होगा गुणनखंड, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट आ जाता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन होगा, तो समअभाज्य संख्या या छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। उसी तरह से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या कैगो होगा, तब 25 को हो जाएगा। उसी तरह से 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या की संख्या 15 को हो जाएगा। आगे अगर देखें तो 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या की कुल संख्या कैगो हो जाएगा, 10 को हो जाएगा। और दो अभाज्य संख्या का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। और दो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सब पॉइंट को जो है याद रखिए। अगला है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या उसी को संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। कई क्या है तो कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे अथवा 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य, यौगिक और संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 को देखिए, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 6 को देख रहे हैं, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। तो इस सब का जो है 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहा जाता है। इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 होता है, क्योंकि 4 से शुरू होता है, इसलिए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है तो 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है तो विषम जो है 9 से शुरुआत होता है, इसीलिए विषम भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे अगर देखें तो 1 से 100 तक भाज्य संख्या की संख्या क्या होगा, हम जान रहे हैं कि 25 को तो होने अभाज्य हो जाएगा, बाकी 75 को बच जाएगा कुछ भाज्य, लेकिन एक जान रहे हैं कि न तो भाज्य होता है नहीं अभाज्य, तो इसलिए आपका 74 को क्या होता है, भाज्य होता है। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, अभाज्य संख्या है 4, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और अंतर निकालेंगे तो चाहे एचसीएफ निकालेंगे चाहे भागफल निकालेंगे तो सब क्या होगा, 2 2 होगा, क्योंकि अंतर निकालेंगे तो 4 में से 2 गया 2। अगर जो है भागफल निकालेंगे तो 4/2 बराबर 2, एचसीएफ निकालेंगे तो 4 और 2 के एचसीएफ 2 होगा। तो इस तरह से सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल 8 होगा, क्योंकि एगो भाज्य संख्या होगा 4, अभाज्य संख्या होगा 2, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा। अगला जुड़वा अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर, तो वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका बीच का अंतर क्या हो, यदि बीच का गैपिंग, बीच का इंटरवल जो है 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 2 का है, 5 7 के बीच का डिफरेंस 2 का है, 7 के बीच का डिफरेंस 2 का है। यानी इसी तरह से अगर 1 से 100 तक की अगर बात करें तो 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या की संख्या क्या हो जाएगा, 8 को हो जाता है। उसी प्रकार से आगे अगर देखें सहअभाज्य संख्या जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसी दो संख्या, दो अभाज्य संख्या होने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो संख्या रहे लेकिन एचसीएफ निकालने में कितना आ जाए, 1 आ जाए तो उसे जो है सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं।
जैसे 2 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 3 दोनों का अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं भी रहेगा तो आप एक आंसर एचसीएफ आ सकता है, जैसे 5 12 तो नहीं है लेकिन 5 अभाज्य है, तो ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 8 और 17 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस सबसे सबको क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या कहते हैं। आगे संपूर्ण संख्या यानी इसको कंप्लीट नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या मान का दुगना हो उसे क्या करते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो 1 2 3 6 होगा, सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 जो है 6 का क्या है? दुगना। कहेंगे चूंकि 12 6 से दुगना है अतः 6 एक क्या है? संपूर्ण संख्या है। उसी तरह से एक 28 भी होता है। तो 28 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 2 4 7 14 और 28 सब के जोड़ देंगे तो आ जाएगा 56। अब जो है कहेंगे 56 28 का दुगना है अतः 28 एक संपूर्ण संख्या है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देख सकते हैं यहाँ पे एक है रामानुजन संख्या। इस संख्या का खोज ही महान गणितज्ञ जिसको गणित का जादूगर कहा जाता है उनके जन्म दिवस पर प्रत्येक 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। वो रामानुजन की बात हो रहा है। उन्होंने जो है एक नंबर दिया था 1729 और 1729 ऐसी संख्या है जिसको दो भिन्न तरीका से हम घनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। उसे रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे 1729 को हम 1 के क्यूब 12 के क्यूब लिख सकते हैं और 9 के क्यूब 10 के क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा लिखने वाला ही सबसे छोटी संख्या है। ऐसा लिखने वाला क्या है? सबसे छोटी संख्या। इसीलिए 1729 को रामानुजन संख्या नाम पड़ा। ठीक है, तो ये था पूरा संख्या के प्रकार के बारे में। और फिर अगले क्लास में जो हम लोग बताएंगे आपको विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के जो है हम लोग ऐसे ऐसे नियम को जानेंगे जो अभी तक आप लोग जो है नहीं जानते होंगे। जैसे उसमें सीखेंगे हम लोग 13 के विभाज्यता के नियम, क्या सुना है कभी? 17 के विभाज्यता के नियम, 19 के विभाज्यता के नियम, 23 के विभाज्यता के नियम, 31 के विभाज्यता के नियम। ऐसे ऐसे विभाज्यता के नियम को बताया जाएगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।